Law is a system of rules created and enforced by any authority to maintain order, protect rights and deliver justice. मतलब कि एक सिस्टम ऑफ रूल्स है ना। लॉ सिर्फ सरकार में, किसी देश में, किसी राज्य में नहीं, लॉ सब जगह व्याप्त है ना। और ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, इसमें गाइडलाइंस हैं, प्रिस्क्राइब्ड है कि ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। क्यों? मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स एंड डिलीवर जस्टिस। ओके, ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, बेसिकली there are three types major classification, okay, we have done in law. First is divine law, है ना, sacred laws जैसे जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं ना। सेकंड इज नेचुरल लॉ, ठीक है, जो प्राकृतिक है। और थर्ड मैन मेड लॉज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब क्या हो गए, मैन मेड लॉज। तो इस तरीके से हमने इनके 3 टाइप्स बनाए हैं। Now let's come first in divine law. What is divine law? Divine law refers to the set of moral and legal rules believed to be given directly by God or a supreme spiritual power, often found in religious texts like Vedas, Bible, Quran, etc. So the source of divine law is basically found in sacred scriptures and so-called jus sacrum. In case of any doubt or ambiguity, again the scriptures and most prescribed therein remains the key to interpret. It is non-amendable nature and hence provided the element of certainty. What do you understand by this? Simple, कि जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, धर्म ग्रंथों में हमारे लिखा हुआ है, जो दूसरे धर्म है उनके लिखा हुआ है, जैसे क्रिश्चियंस में बाइबल चलती है ना, मोहम्मडन्स में कुरान चलती है, हादिस है उनके, वगैरह वगैरह, ठीक है, शरिया कानून का जो भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सबके कुछ न कुछ कानून है, रेगुलेशंस है ना, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से ये काम होना चाहिए, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, कुछ लिखे हुए हैं रूल्स। उन सबको क्या कहेंगे हम? डिवाइन लॉ कहेंगे। ठीक है, इसमें इसके फीचर्स क्या है? डिवाइन लॉ के फीचर्स ये है कि ये बहुत रेयर अमेंडेबल है। बात करें सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की, जो हमारे देश में उपजे हैं ऐसे धर्मों की, तो उनमें ये कम पाया जाता है, क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव है, रैशनैलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव है ना। तो इस कारण से उनमें कोई रिजिडनेस नहीं है। बट बात करें एब्राहमिक रिलीजन्स की, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, जुडाइज्म हो गया और मोहम्मडन्स हो गए, तो इनमें जो है ना, ये इनमें रिजिडिटी है, ये जल्दी से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है इनमें। इनमें रिफॉर्म्स का मतलब हो गया कि रिलीजन ही तोड़ देना, फिर अलग ही आप एक लिबरल अलग ही बन गए, आप रिलीजियस नहीं रहे फिर। और हमारे यहाँ रिफॉर्म्स का मतलब है कि you are more refining it, okay, you are puring that religion, okay. So this is something, so this is the divine law. I hope you understand it. Now let's talk about natural law. Okay, what is natural law? Natural law is a set of moral principles and universal rules believed to be inherent in human nature and discoverable by reason. It exists independent of man-made laws and reflects what is right and just. Based on reason, morality and justice, believed to be universal and eternal, exist even if no written law exists, act as a standard to judge man-made laws, focus on what the law ought to be, not just what it is. Okay. सो नेचुरल लॉ यार वो है जो यूनिवर्सल है, मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। जैसे मान लो आप रास्ते चल रहे हो और आपने देखा कि कोई बच्चा है वो गिर गया है, तो हमारे यहाँ पूरे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसकी जाके मदद करो, है ना। आप नहीं करोगे तो आपको जेल कर भेज दिया जाएगा या फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ओके ठीक है, आपको डांटा जाएगा, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है, जो नेचुरली हमारे अंदर एक आता है कि हमें जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, उसे उठाना चाहिए। तो दिस इज समथिंग व्हाट इज नेचुरल लॉ, ओके, अंडरस्टैंड। और ये मतलब कहीं अगर किसी देश में कोई कानून है नहीं है, सपोज करो, तो भी ये चीज तो उस देश में होगी अगर वहां के लोग इंसान होंगे तो। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ। यार देखो, नेचुरल लॉ है ना, बेस्ड ऑन मोरल्स है, ठीक है,
यूनिवर्सल है, इटर्नल है, वो डाउट टू बी। यहाँ अगर जो तुम्हें सही लग रहा है कि यार यहाँ ये काम मॉरली सही है, वो किसी और देश में भी सही लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम इंडिया में हो, इंडियन हो, तो तुम्हें इंडियंस के अलग नेचुरल लॉ हो गए, ऑस्ट्रेलियंस के अलग नेचुरल लॉ होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सब जगह एप्लीकेबल है यूनिवर्सली। अगर तुम चांद पे भी जाके बच जाओ तो वहां पे भी यही, इंसान जहाँ रहेगा वहां तो नेचुरल लॉ इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। सेकंड, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या है? बेस्ड ऑन अथॉरिटी, कोई बनाता है इन्हें, ठीक है, कोई अथॉरिटी होती है इनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए, वरना तो कोई मानेगा ही नहीं, है ना। और टाइम के साथ चेंजेस होते हैं, टाइम में जैसे जैसे कुछ ना कुछ बदलाव आता है सोसाइटी में, वैसे वैसे इनको भी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी वक्त एक्ट है, वो आया है, इसके अलावा बहुत सारे एक्ट आए हैं, पहले 370 थी, अब हटा दी हमने, ठीक है। ऐसे करके आते रहते हैं ना, मतलब मैन मेड लॉज है, हम ही बनाते हैं, हम ही हटा देते हैं। पर जो नेचुरल लॉ है, कभी सुना है ऐसा कि नहीं नहीं पहले के टाइम पे इंसान जो है वो किसी की मदद करते थे, आज के टाइम पे ये कानून बन गया कि ऐसा नहीं करना। मतलब एक, अगर बाई चांस गवर्नमेंट ऐसा नियम बना भी देगी तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर चैलेंज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जाके चैलेंज करेंगे, तो उसका फॉरमोस्ट जो बेसिस होगा ना वो यही होगा कि नेचुरली जो जस्टिस है ये उसको डिनाई कर रहा है, योर लॉर्डशिप, सो इट इज नॉन यू कंसिडरेबल एंड it should be quest away. Okay, so this is the comparison between natural law and positive law. People often mix up law of nature and natural law like they are twins, but no, they are from totally different planets, you know, because law of nature, जैसे साइंस में होता है ना, ग्रेविटी है होना, सेब हर जगह गिरेगा, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी तो भी ग्रेविटी है और इंडिया में हो तो भी ग्रेविटी है, लेकिन नेचुरल लॉज थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। कुछ लोगों के स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ है कि हम गाय को पूजते हैं और कुछ लोग नहीं पूजते हैं, वो लोग तो मार देते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो नेचुरली उन लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन होता है कि भाई हमें साग सब्जी खानी चाहिए, जानवरों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनका रीजन ये है कि भाई हमें भगवान ने दिया है तो हम खाएंगे। तो इस तरीके से जो भी इनके रीजन हो सकते हैं, रीजन डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जनरल रीजन ये होते हैं। तो नेचुरल लॉ डिफर कर सकता है, बट लॉ ऑफ नेचर रिमेन्स, हम माने या ना माने वो रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये फिलोसॉफिकल थोड़ा सा क्या, ऑलवेज प्रीचिंग टाइप है थोड़ा सा, इट्स साइंस ऑफ व्हाट ह्यूमन शुड डू, मॉरलिटी आ जाती है नेचुरल लॉ में। सो रिमेंबर, लॉ ऑफ नेचर, यू स्नीज द जर्म्स फ्लाई, and natural law, you sneeze on someone, that's morally rude, bro. Okay, one keeps your body on earth and other tries to keep your soul in check. Next come man-made laws. What are man-made laws? Man-made laws are rules created by human authorities like government to regulate conduct, maintain order and deliver justice. They are written in constitution, acts and codes and enforced by courts and official. In short we say, मॉरली अगर कोई कुछ होगा कि डोंट स्टील, चोरी मत करो यार, है ना, ये मॉरली नेचुरल लॉ की इस तरीके से कहेंगे हम, ठीक है। पर मैन मेड लॉज में सेक्शन 378, सी यू इन कोर्ट, कोर्ट आजा तुझे देख लेता हूँ, चोरी की है ना तूने, इस तरीके से। मतलब मैन मेड लॉज वो हो गए जो हमने बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी है ना, ये जो रिटर्न हमने इस समय बनाए हैं, गवर्नमेंट जो बनाती है। आजादी की बात क्या नहीं, इससे पहले भी अगर जो हमने कोई रूल्स बनाए हैं, ठीक है, इंग्लैंड में कोई रूल्स थे तो वो भी सब मैन मेड लॉज थे ना, राजा वगैरह जो रूल्स बनाते थे वो भी सब मैन मेड लॉज थे। तो मैन मेड लॉज जो इंसानों ने जो बना दिया ना कि भाई इस तरीके से काम होगा। अब तुम कहोगे कि यार धर्म वगैरह ये भी तो इंसानों ने बनाया, नहीं नहीं, धर्म वगैरह जो है ये आप कह सकते हो, ये आपकी फेथ है, पर लोगों की फेथ कहती है कि ये भगवान ने बनाए, ठीक है, या किसी भगवान ने किसी को भेजा है बनाने के लिए, डिफरेंट, ठीक है। तो किसी इनलाइटेंड पर्सन ने बनाए हैं, तो डेफिनेटली वो मैन ने नहीं बनाए हैं, वो किसी गॉड या गॉडली फॉर्म ने बनाए हैं, ठीक है। और नेचुरली जो लोग है वो एग्जिस्ट वैसे ही करते हैं, तो बच्चे कौन, जो ये जो हमने बनाए, तो इनको हमने कैटेगरी दे दी मैन मेड लॉज की। अब आता है प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉज, इनमें क्या डिफरेंस है देखो। प्राइवेट लॉज क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड प्राइवेट एंटाइटीज, है ना, कि मैं, मेरे दोस्त से मेरे झगड़ा हो जाए, हम दोनों कोर्ट में चले गए, तो ये प्राइवेट मैटर है, ठीक है, मैं उस पर केस कर रहा हूँ, वो मेरे पे केस कर रहा है, जो भी है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। पर्सनल राइट्स वगैरह, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट
से रिलेटेड कोई कंपनी का मैटर हो गया हमारा, है ना, कंपनी का और मेरा, तो ये सब प्राइवेट लॉज आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टैक्स लॉ, पीपल वर्सेस पीपल होता है इसमें जनरली, ठीक है। पब्लिक लॉज में क्या होता है, डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, इट गवर्न्स मैटर्स लाइक क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, स्टेट इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है स्टेट इन्वॉल्व, जैसे देखो, मान लो कि तुमने कोई भर्ती देखी, ठीक है, भर्ती में तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें तुम्हारा क्वेश्चन तुमने सही किया है, तुमने ओएमआर जो तुम्हें मिलती है ना, डुप्लीकेट ओएमआर, उसमें तुमने देखा कि यार मैंने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन मुझे इस कैलकुलेट करके देख रहे हो जो आंसर की आती है उससे कि यार मेरा 1 नंबर कम कैलकुलेट किया गया, तो तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हो कि जो मुझे आपने मेरिट से बाहर कर दिया है 1 नंबर से, वो 1 नंबर आप मेरा यहाँ जोड़िए क्योंकि आपने कैलकुलेशन गलत की है। तो इस तरीके से हमने स्टेट के खिलाफ गए ना, स्टेट जो भी गवर्नमेंट बॉडी जो भी ऑर्गेनाइज करवा रही है उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ केस कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हम जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, पब्लिक लॉज डील करते हैं इन चीजों को। और प्राइवेट लॉज कि मैं किसी इंसान, मतलब एक इंसान या जो सिटीजन है दूसरा, उसके खिलाफ केस कर रहा हूँ, तो ये प्राइवेट लॉ हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ क्या है, a body that rules, that governs relation between nation and sometime between nation and individual or organization. It ensures peace, cooperation and justice at the global level. It tells nation don't invade, don't cheat in trade, and definitely don't ignore human rights. We are watching. Treaties, war, rules, human rights, diplomacy, oceans, space, even outer space has laws now. हर चीज इंटरनेशनली जो भी इंस्टीट्यूट है ना, वो एक स्पेसिफिक और प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के अनुसार ही चलेंगे, और वो जो गाइडलाइंस और वो जो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं, वही लो क्या होता है, इंटरनेशनल लो। कंबाइंडली हम क्या कहेंगे, उसे इंटरनेशनल लो कहेंगे। इंटरनेशनल लो जैसे ट्रेड्स वगैरह के जितने भी केसेस होते हैं, आर्बिट्रेशन के जितने भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के, सिंगापुर में भी है एक ऐसा ही एसी, अगर आपको पता हो, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली में भी है एक। इस तरीके से ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग में, ठीक है, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ लगता है, ठीक है, उसके लिए भी। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ वहाँ अप्लाई होता है जहाँ दो देश, डिफरेंट नेशन, जहाँ अब सबके अलग अलग कानून होते हैं, तो वहाँ कौन सा कानून लगाया जाए, तो वहाँ इंटरनेशनल कानून लगाया जाए जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कानून है, ओके। Now let's talk about constitutional law. It is the branch of law that deals with the structure, power and function of the government and protects the fundamental rights of citizens. It flows from the constitution, which is the supreme law of the land, and it tells that what government can and cannot do, what rights citizens must have, and how laws should be made and enforced. Okay, the constitution of this nation plus its history plus amendments and the judgments given by Supreme Court togetherly comprises the constitutional law. So this topic ends here, and we will meet again with the next topic on the legal methods also. Okay, so this was just a part of legal method. Okay, thank you for watching.